Hello everyone on YouTube channel Newspaper Analysis. Welcome you all on the Indian Express Explained Page Analysis. आज तारीख है 18 जून 2025। देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में एक्सप्लेन पेज पर क्या हमारे एग्जाम को लेकर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सो हियर इज अवर फर्स्ट बाइट। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है एआई प्लेन क्रैश, व्हाट ब्रॉट ओवरसीज सेफ्टी एक्सपर्ट्स टू इंडिया। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो है वाई वार हैजंट हिट मार्केट्स। यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात हो रही है कि वो अभी भी क्यों स्टेबल है। और जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है वार्मर नाइट्स, मोर ह्यूमिडिटी, वाई 57% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फेस एक्सट्रीम हीट रिस्क। तो चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। और जो हमारा पहला आर्टिकल है वो हमारा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। और आज मैंने आर्टिकल को हाईलाइट भी कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा इसके लिए मैंने ये देखा है कि जो कल मैंने की हाईलाइट्स बताए थे उसको मैं आज आपको लिख करके बता दूंगा, ताकि आप चाहें तो उसके नोट्स खुद बना सकते हैं या आप चाहें तो उसे सुन भी सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या हमारा आर्टिकल है, क्या कहता है। आर्टिकल में मेन जो बात है वो ये है कि ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, इसको लेकर के क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कौन कौन सी कंट्री इसके हिस्सेदारी में भाग ले रही हैं, या कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं या इसके इंजन को बनाती हैं, या स्टेट ऑफ ऑपरेटर है, स्टेट ऑफ डिजाइन है, स्टेट ऑफ रजिस्ट्री है, या स्टेट ऑफ अकरेंस है, ऐसा कुछ। और क्या इसके लिए कोई कन्वेंशन था जिससे हम जुड़े थे, तो इसलिए जो ये कंट्रीज बाहर से आई और ये हमारा हिस्सा बनी है इस इन्वेस्टिगेशन का, तो ये सब जानेंगे। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इससे पहले भी ये हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और उस कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया है, आपको बगल में ये आर्टिकल दिखता भी रहेगा और आप धीरे धीरे से समझ भी सकते हैं। तो देखते हैं। तो जो इस टॉपिक के जो की हाइलाइट्स हैं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक रिलेटेड किससे है। तो ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और जो इसका टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और इसका जो रेलेवेंस है वो पीटी और मेंस दोनों में है। अब एक एक करके शुरू करते हैं, हाइलाइट्स को देखते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, जो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है एयर इंडिया क्रैश इन्वेस्टिगेशन में, पहला पॉइंट यही कहता है। तो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ है 12 जून 2024 को, उसमें कुछ इंटरनेशनल एविएशन एजेंसी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन्वेस्टिगेशन में। अब वो जो एजेंसी हैं उनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है, एनटीएसबी। दूसरा है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, एफएए। और ये दोनों बोर्ड जो एफएए और एनटीएसबी हैं ये यूएसए के हैं, और एक यूके की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इन्होंने हिस्सा लिया है। तो जो एजेंसी हैं उनके नाम लिखते हैं। यूएसए की दो हैं, एनटीएसबी और एफएए। एनटीएसबी का फुल फॉर्म है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड।
और जो दूसरी एजेंसी है हमारी वो है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एक एजेंसी यूके की भी है, वो है CAA, जिसका फुल फॉर्म है सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये दो हैं। अब ये एजेंसी इंडिया में आकर के इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लिया है, तो इसके लिए कोई कन्वेंशन होना चाहिए जो इनको ऐसा करने की परमिशन देता हो। तो उस कन्वेंशन या उस लीगल फ्रेमवर्क का नाम है शिकागो कन्वेंशन। जो कन्वेंशन है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन के ऊपर है, और ये 1944 में रोल आउट हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। और ये ग्लोबल रूल्स बनाता है फॉर एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। इंडिया, यूएस और यूके इसके सिग्नेटरीज हैं। फिर तीसरी बात कह रहा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, और ये वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन देखता है इन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये शिकागो कन्वेंशन के तहत ही काम करती है। अब इस जो पूरे शिकागो कन्वेंशन में, इसे हम पूरा तो नहीं जानेंगे, पर कुछ कुछ जो ऐसे जो एनेक्स हैं या ग्लॉसरी या चैप्टर हैं जो हमारे आज के आर्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले मैं इसके पेज बढ़ा लेता हूँ ताकि और भी आर्टिकल्स को समझाया जा सके। तो इस कन्वेंशन का जो एनेक्स 3 है, 13 है सॉरी, वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। और ये इस्टेब्लिश करता है इन्वेस्टिगेटिंग एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट और सीरियस इंसिडेंट के प्रोटोकॉल को।
आई थिंक आपको मेरी राइटिंग लेजिबल लग रही होगी। अगर लेजिबल नहीं लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसे और ठीक करने की कोशिश करूँगा। इसका एक चैप्टर 5 भी है जो ये डेजिग्नेट करता है कि स्टेट ऑफ अकरेंस जिस कंट्री का है या जिस कंट्री में ये हुआ है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। And the another point which says that other states with formal right to formal rights to participate include स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, यानी कि ये प्लेन रजिस्टर कहाँ हुआ है, स्टेट ऑफ ऑपरेटर विच ऑपरेटेड द फ्लाइट, स्टेट ऑफ डिजाइन वेयर एयरक्राफ्ट वॉज डिजाइंड, स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर कहाँ पर ये एयरक्राफ्ट बना है। ये भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, इन्हें ये राइट दिया गया है इस कन्वेंशन के चैप्टर 5 में। अब जो करंट केस है उसको देखते हैं। ये तो कन्वेंशन तक की बातें थी। अब इंडिया में भी तो कोई ऐसी बॉडी होगी जो इस क्रैश को टेस्ट करने या इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होगी। उस बॉडी का नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। बहुत ही पुरानी बॉडी है ये। AAIB। इसमें इस AAIB बॉडी के अलावा यूएस भी इन्वॉल्व है और यूके भी इन्वॉल्व है। यूएस क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि स्टेट ऑफ डिजाइन और स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टेट ऑफ डिजाइन जो बोइंग ने बनाया था और जो स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर यानी कि कुछ ऐसे पार्ट जो उस एयरप्लेन में लगे होंगे वो यूएसए में मैन्युफैक्चर हुए होंगे। तो जैसे कि इंजन जो है उसका वो जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया था जो यूएस बेस्ड कंपनी है। तो यूएस क्यों इन्वॉल्व है उसका कारण है स्टेट ऑफ डिजाइन बाय बोइंग। और आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड वाइड 2 ही कंपनियां ऐसी हैं जो एयरक्राफ्ट को बनाती हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम, होंडा, पर ये उस लेवल के प्लेन्स को नहीं बनाती हैं जो बहुत बड़े स्तर तक यात्रियों को या मालवाहक जहाज होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बोइंग और एयरबस ये 2 कंपनियां ही बनाती हैं बड़े प्लेन्स।
और जो स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर है वो है जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स। ये दोनों कंपनियां यूएसए की हैं। अब यूके क्यों इन्वॉल्व है? तो यूके इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि उसके 53 नेशनल जो उस प्लेन में क्रैश हुए उनकी डेथ हुई थी, तो इस वजह से। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो यूके है उसकी भी एक बॉडी है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका हिस्सा बनी है। अब ये तो हो गई बात यहाँ तक। अब पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या ऐसा करना ठीक है या ऐसा करने से क्या फायदा होगा, उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पर्पस क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, या क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, उसे देखने की कोशिश करेंगे। अगर मल्टीपल कंट्रीज अगर इससे जुड़ती हैं तो एक टेक्निकली साउंड इन्वेस्टिगेशन कही जाएगी और थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी, बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन होगी, जिससे समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सकता है कि आखिर ऐसा प्लेन में क्या खराबी आई थी जिसकी वजह से यह क्रैश हुआ। तो जो सिग्निफिकेंस है वो कहता है कि थॉरो और टेक्निकल साउंड इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात ये कहता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एविएशन सेफ्टी को रीइंफोर्स करता है, मजबूत करता है, यानी हम सब आपस में मिल करके सारे देश इस पर काम करें तो ये एक सद्भावना का प्रतीक बनता है। ये आप पॉइंट मेंस में लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एविएशन सेफ्टी। अगली बात जो कह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ग्लोबल नेचर ऑफ एविएशन वेयर एयरक्राफ्ट आर डिजाइंड बिल्ट एंड ऑपरेटेड अक्रॉस बॉर्डर, रिफ्लेक्ट्स ग्लोबलाइज्ड नेचर ऑफ एविएशन वेयर एयरक्राफ्ट are designed, built and operate. The next point which says that it ensures transparency, credibility and help prevent future accident by improving aviation safety protocols. Ensures transparency, credibility and helps prevent future accidents by improving aviation safety protocol. अब जो मैंने एक बात कही थी कि क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, क्या कोई ऐसा पुराना प्रेसिडेंट है हमारे पास, तो जरूर है। इंडिया में ही मंगलुरु में 2010 में एक क्रैश हुआ था
जिसमें ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो एजेंसी थी वो इंडियन अथॉरिटी के साथ उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल कॉपरेशन किया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एयरक्राफ्ट में जो क्रैश हुआ था। तो याद रखने के लिए आप इतना रख सकते हैं कि मंगलुरु क्रैश 2010, जिसमें इंडिया और यूएस ने ज्वाइंटली इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये इस पूरे आर्टिकल का इसेंस है जो हमने अभी देखा, और जो ये जो नोट्स आपने देखे आप इसे डायरेक्टली अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आपको दोबारा ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर कभी इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ये पॉइंट डायरेक्टली लिख सकते हैं और ये वैलिड पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ जो हमारा वार्मर नाइट्स के ऊपर है। एक मिनट, मेरा लैप टैबलेट लैग कर रहा है तो मैं उसको ठीक कर रहा हूँ। जी, अब अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला आर्टिकल है उसका जो हेडलाइन है वो कहता है वार्मर नाइट्स मोर ह्यूमिडिटी, जो कि एक कंपाउंड इफेक्ट है हीट का। वाई 57 वाई 57% districts face extreme heat risk। इस आर्टिकल को थोड़ा देखते हैं। ये आर्टिकल ये कहता है कि इतनी ज़्यादा गर्म रातें क्यों हो रही हैं और इसका क्या कारण है, और इसके पीछे का जो रीजन किन किन जगह से हम लिंक कर सकते हैं वो, और इसके बारे में कि अगर ये गर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये एक हीट रिस्क है, ये क्या है, और ये हीट वेव्स और हीट स्ट्रेस से कैसे अलग है, और इंडिया में ये क्यों हो रहा है, इंडिया के किस रीजन में हो रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है। क्या अर्बनाइजेशन और हाई पोल्यूशन डेंसिटी इसका बड़ा कारण है, और हमने जो पता किया इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, ये इस पूरे आर्टिकल का इसेंस है। अब इसे पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके नोट्स का हिस्सा भी बनेगा और धीरे धीरे इसे समझते भी जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि जो एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो है 57% ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स कवरिंग 76% ऑफ पॉपुलेशन faces high or very high risk from extreme heat as per a study by Council on Energy, Environment and Water। तो ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम which says 57% Indian districts जिन पे 76 पॉपुलेशन कवर है इंडिया का, वो हाई रिस्क फेस कर रही हैं एक्सट्रीम हीट के मामले में।
और ये स्टडी बताई किसने? तो ये स्टडी जो है ये बताई है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। जो इसका एब्रीवेटेड वर्जन है वो ये है CEEW। अब अगली बात कह रहा है कि कुछ ऐसे भी हाई रिस्क स्टेट हैं जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, जिसमें ये केस एकदम सीवियर लेवल पे पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगला है हाई रिस्क स्टेट की लिस्ट क्या है। महाराष्ट्र को मैं MH लिखे दे रहा हूँ ताकि जल्दी लिख सकूँ। गोवा, केरला, गुजरात को मैंने GJ लिख दिया है, राजस्थान RJ, तमिलनाडु TN, आंध्र प्रदेश AP, मध्य प्रदेश MP एंड अपना UP। अब डिफाइनिंग हीट रिस्क आखिर में है क्या जिसकी अभी तक बात हो रही है। इसी की तरह कुछ एसोसिएटेड टर्म है जैसे हीट स्ट्रेस है और हीट वेव्स हैं, वो भी हैं, पर ये उनसे कुछ डिफरेंट है। उन्हीं का ही जो हीट स्ट्रेस है उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन इसे कहा जा सकता है। जैसे कि जो हीट वेव है वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर को दर्शाता है, यानी कि एक लंबे समय में रहने वाला जो हाई टेम्परेचर और जो हीट स्ट्रेस है ये हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को के लिए है, जानने के लिए, इंडिकेशन के लिए। हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो वो थर्मामीटर लगाता है और बताता है कि 98 फ़ारेनहाइट से ऊपर है या नीचे है, तो उससे आइडिया लग जाता है उसको कि आपको क्या समस्या है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा तो हम असहज महसूस करेंगे, और वही हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम बनता है जो आगे चल करके इलनेस, कमजोरी या नौजिया फील करना या गर्मी ज़्यादा, पसीना या इससे कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे डायरिया हो जाता है लोगों को क्योंकि पानी बहुत जल्दी निकलता है पसीने के रूप में शरीर से। या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही अगर एक्सट्रीम कंडीशन बनती है तो डेथ भी होने के चांस रहते हैं। तो जो हीट स्ट्रेस है वो है व्हेन बॉडी fails to regulate its internal temperature, potentially causing illness or death। अब मेन बात आती है कि जिसके लिए अभी तक हम देख रहे हैं कि हीट रिस्क आखिर में फिर क्या हुआ। अगर ये सब हो गया, हीट वेव हो गया, हीट स्ट्रेस हो गया, तो जो हीट रिस्क है वो हीट इंटेंसिटी को इंक्लूड करते हुए एक कंपाउंडिंग फैक्टर बनाती है। कंपाउंडिंग फैक्टर ये है कि इसके साथ कुछ ऐसा मिल करके उपज रहा है क्या जो अपने आप में एक नई चीज है, वो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग फैक्टर बनता है। और इसकी कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं जो अलग अलग लोगों को होती हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिम्टोमेटिक हैं या उनकी एज ज़्यादा है, उनके लिए ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है, लेकिन ये कंपाउंडिंग फैक्टर बनाता है। इस पे लिखते हैं इंक्लूड्स हीट इंटेंसिटी, क्रिएट्स कंपाउंडिंग फैक्टर्स
such as humidity and vulnerabilities such as elderly people and people with कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है अगर आपको पहले से कोई समस्या है तो एक नई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने में आसानी होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है या आपका इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी वीक है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आसानी से हो सकती है, और ये अपने आप में भी नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। जैसे आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो आपके लिए डेथ तक जा सकता है। अब जो मेन बात आती है कि व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ राइजिंग हीट रिस्क। की ड्राइवर्स ऑफ राइजिंग हीट रिस्क। द फर्स्ट वन इज मोर वार्म नाइट। जो हमने आर्टिकल में देखा ही, हेडलाइन न्यूज़ की ये कह रही है कि गर्म रातों की वजह से हीट रिस्क बहुत बढ़ रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है, बात तो ये है ना, ये समझना है। तो इसको मैं भी समझाता हूँ, पर इससे पहले एक डाटा है उसे देखते हैं तो आसानी से बात समझ में आएगी। इससे पहले अगर 10 साल का डाटा लें, 2012 से 2022 तक का डाटा, तो वो कहता है कि 70% जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया के, वो लेवल 5 से भी कम का, लेवल 5 का वेरी वार्म नाइट देखते हैं समर्स में। जो उनके हेल्थ रिस्क को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये वार्म नाइट होने की वजह क्या है? आपने पढ़ा होगा अगर ज्योग्राफी में, तो उसमें बताया जाता है कि इंसोलेशन नाम का एक टॉपिक आता है जिसे सूर्य तप कहते हैं। अगर सूर्य की हीट या सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचती है तो वो एक तरीके का फोटोन और वेव के तौर पे पहुंचती है, और वो अर्थ पर पहुंचने से पहले जब अर्थ तक आती है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में आती है, ताकि उसका जो एमिटिंग फैक्टर है वो बहुत तेज हो, बहुत तेजी से आती है। और आपने बचपन में ये पढ़ा भी होगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट कुछ सेकंड तक लगता है। लेकिन जब अर्थ उस हीट को एमिट करती है तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशन में एमिट करती है, जिसमें टाइम लगता है। पूरे दिन तो अर्थ सूर्य की वजह से गर्म होती होती है, लेकिन फिर उसके बाद रात में जब अर्थ ठंडी होने लगती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को एमिट करती है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें लेवल है, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, आइनोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, जियोस्फियर, ऐसे करके लेवल्स हैं। यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर, जो हमारा लेवल 1 है, ट्रोपोस्फियर है, वहाँ पर हीट ट्रैप हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। उन गैसेस को उन गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जैसे SO2 है और SF6 है, CFC है, ऐसी कई सारी गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं, और हीट को वो जाने नहीं देती हैं, डिसिपेट नहीं होने देती हैं इस लेवल या इस ट्रोपोपॉज के लेयर से, और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्म रातें महसूस होती हैं। ये उसका सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज को देखना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करना होगा, हमें इस समस्या से लड़ना है ताकि हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकें आगे वाली जनरेशन के लिए। अब आते हैं अगली बात। जो अगली बात है, वो जो अगला जो डाटा है वो कहता है कि लेकिन ये जो इससे जो उपजने वाला एक फैक्टर है, जो कंपाउंडिंग फैक्ट मैंने बताया, ह्यूमिडिटी। तो जो ह्यूमिडिटी है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है, जबकि होनी ये चाहिए साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया 0 डिग्री इक्वेटर के बहुत ही पास है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में है। तो इसका भी कोई ना कोई तो कारण होगा ही, तभी तो ये नॉर्थ इंडिया में इतनी ज्यादा है।
तो जो स्पेशली इंडो गैंगेटिक प्लेन का रीजन है, जो कि उत्तराखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जाता है, उस पूरे रीजन में जितने भी स्टेट आते हैं उनको यहाँ पर कवर करने की बात कही गई है कि ये ऐसा रीजन है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस ह्यूमिड कंडीशन के लिए। पर इसकी वजह पानी नहीं है, क्योंकि पानी ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। पानी जरूर इसकी एक वजह होगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वाटर जो कैरिंग कैपेसिटी है, वाटर वाटर कैरिंग कैपेसिटी के लिए हमें जो वाटर चाहिए वो तो हम ऐसी पेरिनियल रिवर से ही लेंगे, लेकिन जो इस हीट और इस कंडीशन को क्रिएट करता है वो है अर्बनाइजेशन और डेंसली पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं वो। अब जो इंडो गैंगेटिक प्लेन का रीजन है वो ये कहता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 30 से 40% 2011 तक बढ़ती थी 1982 से। लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से वो 2012 से 2022 के बीच में 40 से 50% बढ़ गई है। और इस वजह से ये एक समस्या पैदा करता है अर्थ को कूल डाउन होने के लिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है इसे देखते हैं। लेट सपोज एक आइडियल कंडीशन में ये एक एरिया की एयर को लेते हैं या एयर मास को लेते हैं। एयर मास में कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है, यानी कि अभी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल 0 है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हीटिंग ज़्यादा हुई, आसपास पानी का कोई स्रोत था, उसने क्या किया, पानी इवेपोरेट हुआ। जो एयर में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे वो जुड़ा, और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी थी उस एयर की वो थोड़ी सी बढ़ गई। लेट सपोज पहले 0% थी, अब वो 20% हो गई। लेकिन इस पूरे के पूरे एयर में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि आइडियल कंडीशन 100% तक जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसे कहेंगे कि एक एयर मास कितना ज्यादा पानी अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, उसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अब जो डेटा कह रहा है वो कह रहा है कि 30 से 40% थी 1983 टू 2011 तक। अब जो है वो 40 से 50% तक बढ़ गई है 2012 से 2022 के बीच में रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका कारण जो है वो है, एक मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन। जो हाईली पॉपुलेटेड हाईली डेंस सिटीज हैं, जहाँ पर एक ही तरीके का एयर मास है और वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, जो एक नई एयर को आने नहीं देता है, वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसके साथ ही साथ रैपिड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम डेवलपिंग से डेवलप स्टेट बनना चाहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो मुंबई, दिल्ली, पुणे, क्योंकि नए नए लोग आते जा रहे हैं माइग्रेट करके, उनको रखने की जगह भी तो होनी चाहिए। और कोई और भी बहुत सारी सिटीज़, लेकिन मेन तो यही है। ये बहुत सारा हीट को ट्रैप करती हैं और फिर इसके बाद बहुत स्लोली रेट पर रिलीज करती हैं, डिसिपेट करती हैं। अब इस अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम में ऐसा कौन सा तबका है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है? तो जो एल्डर पीपल्स हैं, एल्डर लोग हैं, वो, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, जिसको पहले से ही कोई समस्या है, लाइक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज,
हाइपरटेंशन। ये उस प्रॉब्लम को लेकर के ज़्यादा ससेप्टिबल है, यानी कि इनको ये समस्या बहुत तेजी से हो सकती है। अब क्या हमारे पास कोई हीट एक्शन से बचने के लिए क्या कोई प्लान है, या इंडिया का कोई प्लान ऐसा जो अभी काम करता है, भले ही वो आउटडेटेड हो? ये इसे भी देखना है, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है रात को दिन में, लेकिन अब इससे निपटने के लिए भी तो कुछ प्लान होनी चाहिए हमारे पास। तो अगली बात है इन इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्शन प्लान। शॉर्ट में से हम हैप्स कह सकते हैं। इंडिया का जो ये हैप प्लान है वो नॉर्मल कंडीशन में तो काम करता है, लेकिन जब कोई बहुत हाई रिस्क प्रॉब्लम होती है, हाई रिस्क प्रॉब्लम वाला एरिया होता है, तो वहाँ पर ये मिसिंग ही रहता है, क्योंकि ये आउटडेटेड है और ये काम नहीं करता उतना अच्छा तरीके से। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल एड लेकर के, ताकि हम इसे कर सकें। और अब आप आइडिया लगा लीजिए कि केवल 5% हैप का ही एक्सेस है हमारे होल इंडिया में। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारे पास कोई भी इतना इफेक्टिव प्लान नहीं है इस हीट स्ट्रेस या हीट वेव या जो एक्सट्रीम हीट है उससे बचने के लिए। अब जो हमने जरूरी चीज इस आर्टिकल से पाई वो क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स। पहली बात तो ये कहता है कि 2023 जो है वो वार्मेस्ट ईयर था, जिसमें इंडिया भी हिस्सा था। दूसरी बात कह रहा है कि 2024 में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, जो कि हमारे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरी बात है कि 2023 में जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री सेल्सियस था, विच इज़ मोर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स विथ इंडिया। हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो टेम्परेचर था 1.12 डिग्री सेल्सियस था, जो कि 1901 से लेकर के 2000 तक के कवरेज को रखता है। इतने साल, लगभग एक पूरी की पूरी शताब्दी। तीसरी बात कह रहा है कि इंडिया रिकॉर्डेड 44,000 हीट स्ट्रोक केसेस इन 2023, और आगे चल के ये और भी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये हमारे दो आर्टिकल थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं अगले और लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है वाई वॉर हैज नॉट हिट मार्केट। इसराइल एंड ईरान हैव बीन अटैकिंग ईच अदर, और ये 12 तारीख से चल रहा है, जिस दिन एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था। एंड देयर इज नो सेइंग हाउ बैड द वॉर सिचुएशन कुड गेट।
बट इंडिया स्टॉक मार्केट हैव रिमेन्ड काम। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही मिनिमल सा नीचे हुआ है। द रीज़न, इसका कारण है लो इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बहुत कम है, स्टेबल मैक्रो सिचुएशन, हमारा जो मार्केट है वो स्टेबल है, एंड लिमिटेड ट्रेड लिंकेजेस विद ईरान, क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था ईरान के साथ जेसीपीओ एग्रीमेंट को ना मानने की वजह से। तो इस वजह से हमारे जो ईरान के साथ जो ट्रेड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, और ये एक मेजर रीज़न है उसका ऐसा ना होने का, इस वजह से। अगली बात कह रहा है, थिंग्स कुड चेंज इफ इजराइल टारगेट ईरानियन ऑयल इंस्टॉलेशंस। ये चीज़ें बदल सकती हैं। अभी तक इजराइल ने जो भी अटैक किए हैं वो उसके जो न्यूक्लियर बेसिस हैं या न्यूक्लियर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर एनरिच्ड यूरेनियम को बनाया जाता है, वहीं पर टारगेट किए हैं, या कोई उनका ऑफिशियल है जिसको मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसराइल के लिए, वहाँ पर टारगेट किए हैं। लेकिन जो इसराइल का जो इकोनॉमिक जो बेस है वहाँ पर टारगेट नहीं किए हैं, जैसे कि ईरानियन ऑयल। अगर ये ऐसा करता है तो उसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस बारे में बात करता है। अब चूंकि इस आर्टिकल में बहुत ही मिनिमल पॉइंट हैं जो लिखने के लिए हैं, तो मैं इसको लिखने की जगह डायरेक्ट यहीं पर आपको बता देता हूँ। तो आ जाइए, जो पहली बात कह रहा है कि जो रीसेंट एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट में इंडिया स्टॉक मार्केट के लिए, वो अभी भी स्टेबिलिटी ही प्रदान करते हैं। 2024 के जून 12 में ये चालू हुआ था, जहां पर इसराइल ने ईरान को पहली बार मिसाइल से हिट किया था। तब जो हमारा सेंसेक्स था वो 81.69.98% था, लगभग इतना इतना पॉइंट था, परसेंट नहीं कहेंगे उसको, इतना था। और ये 2025 की बात है, 2024 की बात नहीं है। और धीरे धीरे ऐसा लगा कि कोई पैनिक क्रिएट होगा हिट करने की वजह, मिसाइल हिट करने की वजह से, या कोई कंडीशन क्रिएट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया का जो 5 दिन बाद भी अगर आप देखें, 17 कल की जो डेट थी, तो इंडिया का जो सेंसेक्स था 81,81583 बेसिस पॉइंट था, और ये 108 पॉइंट लमसम 100 से 110 के बीच में ही नीचे गिरा है, जो कि 0.13% हो जाता है जब से ये वॉर चालू हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम अभी स्टेबल कंडीशन में हैं, लेकिन क्या ये कंटिन्यू बना रह सकता है? नहीं बना रह सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 में ईरान को 2023 में ये एस्टिमेट लगाया था कि ईरान, जो कि 12% ऑफ ग्लोबल ऑयल को रिजर्व को रखता है, और जो तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व रखता है वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया के बाद, और ईरान के पास सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का रसिया के बाद। तो अगर क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल के बेसिस पर अगर हमला करता है इसराइल, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? उससे पहले ये देखिए कि अमेरिका ने जब इस पर सैंक्शन लगाए थे तो ये 4% ऑयल सप्लाई ही कर पा रहा है तब से, और इसका मेजर सप्लायर है जो चाइना है। जून 13 जिस दिन ऑफिशियली वॉर चालू हुआ, उस दिन के बाद से ग्लोबल ब्रेंट क्रूड प्राइस, ये एक इंडेक्स है, उसमें लगातार जो पर बैरल जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले $67.34 था, जब 74.6 पर डॉलर है। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्पाइक पैदा कर रहा है। लेकिन हमारे लिए ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि हमारा जो ट्रेड एक्सपोजर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम ईरान के साथ बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करते हैं, कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं है हमारा, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रहा है। दूसरा, हमारा जो मैक्रो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्टेबल है, जैसे कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही कम है। अब वो चाहे WPI हो या CPI हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो,
हियर यू कैन सी दिस। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है कि हम एक बेस ईयर लेते हैं और करंट ईयर में ये देखते हैं कि एक साल में हमने कितनी गुड्स को होलसेल तौर पर बनाया। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको हमने एक साल में कितना कंज्यूम किया ये। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व भी है और धीरे धीरे वो अच्छा होता ही चला जा रहा है। और हमारे पास गवर्नमेंट बफर मैकेनिज्म है जो क्रूड प्राइस है उसमें जो बढ़ोतरी होती है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर कोई शॉक लगता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट तो 100 रुपीज लीटर ही पेट्रोल देती है, लेकिन वो मार्केट में तो उससे थोड़ा सस्ता ही मिलता है और उसकी रिफाइनिंग होने के बाद भी वो बहुत सस्ता होता है। पर गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज लगा करके उसको बैलेंस कर देती है और वो इसलिए ऐसा करती है ताकि अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है या कोई डिजास्टर्स कंडीशन बनती है तब उस चीज को बैलेंस आउट किया जा सके, इस वजह से ऐसा होता है। इसके अलावा हमारे पास एक साइकोलॉजिकल बफर भी है, वो ये है कि एक्सपर्ट का ये मानना है कि ईरान जो है वो आगे इस कंडीशन को नहीं बढ़ाएगा, एस्केलेट नहीं करेगा वॉर लाइक सिचुएशन को, क्योंकि उसके पास रसिया जितना रिसोर्स नहीं है। जैसे रसिया पिछले 3 सालों से 4 सालों से लगा हुआ है वॉर लाइक कंडीशंस में, लेकिन ईरान के पास ऐसा नहीं है। उसके पास डिफेंस आर्सेनल्स इतने ज्यादा नहीं कि वो कंटिन्यू वॉर कर सके। और वहीं अगर इसराइल को देखें तो इसराइल के पास बैक सपोर्ट है यूएस का और G7 कंट्रीज का भी कुछ कुछ, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि ईरान आगे इस चीज को एस्केलेट ना करे। अगली बात, जो क्रूड ऑयल का प्राइस डायनेमिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं वैसे बता चुका हूं लेकिन इसको ठीक से समझने की बात करते हैं। तो ईरान के पास 4% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाईज है, 2023 तक का डाटा है ये, जिसमें चाइना उसका मेजर कस्टमर है। और वर्ल्ड वाइड अगर कोई मेजर एक्सपोर्टर है तो वो सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला और रसिया है। ये इस सप्लाई को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं अगर ईरान पे इसराइल ने क्रूड ऑयल बेसिस या उसकी रिफाइनरीज पे हमला किया तो। प्लस ओपेक प्लस कंट्रीज जो हैं, जो सऊदी अरेबिया के द्वारा चलाई जाती हैं, वो भी इस प्रोडक्शन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां से डिमांड कम हुई तो कहीं ना कहीं तो डिमांड बढ़ेगी और वो डिमांड इन कंट्रीज पर ज्यादा बढ़ेगी, तो इससे प्राइस और बढ़ने के चांसेस हैं। अगली बात जो कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की क्या प्रिपेयर्डनेस है इस पूरे सिनारियो को लेकर के, तो जो इंडियन गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस है कि मिटी इमीडिएटली तो हम इस इन्फ्लेशन को मिटिगेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना रिजर्व है। दूसरा, हमारे पास इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है यानी फॉरेक्स रिजर्व है और हमारी करेंसी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। अब आप ये मत देखिए कि डॉलर के मुकाबले तो हम 80 रुपए अंतर रखते हैं, 80 रुपए का अंतर रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी करेंसी स्टेबल इसलिए है क्योंकि बहुत तेज उतार चढ़ाव नहीं होते हमारी करेंसी में एसडीआर के मुकाबले, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, तो उसके मुकाबले हमारी जो करेंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब एक जो माइक्रो डाटा है वो ये कहता है कि जो वो ये बात कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है इंडिया में, डब्ल्यूपीआई का जो है वो 14 महीनों में सबसे ज्यादा लो पर गया, 0.39% फ्रॉम 0.85%। ये अप्रैल तक का डाटा है। और आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो कह रहा है कि जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका इन्फ्लेशन 4.7% ही रहने वाला है। लिखा नहीं, लिख देता हूँ, जो कि फिस्कल ईयर 2025 टू 2026 की बात कर रहा है। तीसरी बात ये कह रहा है कि होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन को पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट मिल रहा है, इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सही कंडीशन में चल रहा है। लेकिन अगर वॉर लाइक सिचुएशन एस्केलेट होती है तो क्या होगा? ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जो ऑयल प्राइस है उस पर बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज मिलेगा देखने को, और इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट जो कंट्रीज के हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से रप्चर हो जाएंगे। और ये अगर जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर ये बहुत लंबे समय तक करता है तो इन्फ्लेशन बहुत ही सुपर लेवल तक जाएगा और ग्लोबल मार्केट की सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी।
क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो एक मेजर सोर्स है कंट्री को चलाने का, इस वजह से। अब इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज क्या है जो हमें देखनी चाहिए। इंडिया का जो 85% इम्पोर्ट है वो क्रूड ऑयल का, वो बाहर से ही होता है मोस्टली। तो इस वजह से हमें इस चीज पर भी फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑयल रिजर्व है नहीं, और जो है भी वो बहुत ही मिनिमम है। इस वजह से हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरे पास हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन भी नहीं है, या हमारे पास कोई इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि हम क्रूड ऑयल की जगह दूसरी किसी चीज से एनर्जी का कंजम्पशन कर सकें, एनर्जी का जनरेशन कर सकें। अगर अभी $10 पर बैरल के तौर पर अगर इंक्रीज होता है क्रूड ऑयल में, तो ये सीपीआई इन्फ्लेशन को, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके इन्फ्लेशन को 0.3% की दर से इंक्रीज कर देगा। अगली बात ये कह रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें अगर हाइक होता है तो वो जो इनपुट कॉस्ट और फ्यूल इन्फ्लेशन है उसको बढ़ा देगा, और इससे गवर्नमेंट जो अभी सब्सिडी देती है उस पर समस्या पैदा करेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट अभी 100 रुपए पर आपको देती है, वो जो कि एक फिक्स्ड प्राइस है, लेकिन अगर ये प्राइस बढ़ता है तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पर प्रेशर आएगा कि उसको ये प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जो आगे चल करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रकस क्रिएट करेगा लोगों के बीच में। तो ये आज के हमारे 3 आर्टिकल थे जो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर इंपॉर्टेंट थे। पहला एआई प्लेन क्रैश पर, जिसको हमने पूरी तरीके से देखा, उसके नोट्स बनाए। उस नोट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वेल रिफाइंड नोट्स हैं। जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो वार्मर नाइट्स ह्यूमिडिटी को लेकर था, जो कि एक्सट्रीम हीट रिस्क को लेकर था। तीसरा हमारा कि इतना ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी हमारा मार्केट क्यों नहीं हिट हुआ, उस पर है। तो ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कर्कश लग रही होगी क्योंकि मेरा गला भराया है बोलते बोलते और लिखते लिखते, तो इस वजह से। पर धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी रिदम नहीं सेट हुआ है, तो ये एक प्रॉब्लम है, पर धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं जो भी डेली न्यूज या करंट न्यूज होगी उसे, कोई एडिटोरियल है, कोई आर्टिकल है, कोई कॉलम है, उस पूरी चीज को कवर करूंगा, पूरे न्यूज़पेपर को, भले ही उसमें 1 से 2 घंटे क्यों ना लग जाए। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप प्लीज मुझे बताइए। और ये जो एक्सप्लेन वाला है ये तो आप कंटिन्यू ही रहेगा, जिस भी दिन नहीं आएगा उसी दिन भर ये वीडियो नहीं आएगा। बाकी हर दिन आपको ये देखने को मिलेगा। So here we land our session. Whatever was relevant today in newspaper regarding exam, I tried to cover it. If anything left or if you have any query, please comment. Thank you. Jai Hind.